अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़राह इसाक। 6 फरवरी 2023 को तुर्की में एक बहुत ही डेडली ज़ल्ज़ला आया है गिरदोनवाह में। बहुत से लोग अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए और बहुत सारे लोग अपने प्यारों को खो बैठे हैं। हर आँख नम है और हर दिल अफसुर्दा है और हम दिल से उन सब के लिए दुआ गो हैं। सोशल मीडिया पर इसके साथ ही अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान भी उस पट्टी के ऊपर है कि जहाँ पर इस किस्म के ज़लज़ले आने की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। जियोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि ये एरिया भी एक तरह से रेड फ्लैग एरिया है। हमें सबको अल्लाह में अपनी अमान में रखे और हम थोड़ा सा इस चीज़ को देखते हैं कि इन खबरों में कुछ सदाकत भी है या ये जो सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरें गर्दिश कर रही हैं इनका मुंबा और सरचश्मा और सोर्स क्या है। बेसिकली जो तनकीद की जा रही है, जैसे टर्की के अंदर भी जो बात की जा रही है कि हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से अमेरिका ने तुर्की को निशाना बनाया है। अब जो हार्प है बेसिकली ये इनका एक रिसर्च प्रोग्राम है जो कि इन्होंने बेसिकली मकासद शुरू में कुछ जंगी मकासद से, वार मकासद से उनके लिए शुरू करने की कोशिश की गई थी। तो हार्प स्टैंड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव अरोरा रिसर्च प्रोग्राम, यानी बेसिकली जो हमारा आसमान है ना स्पेस के बीच में, और वो एक तरह से सरफेस जहाँ पे हम सांस लेते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है, उसके बीच में एक थिन लेयर पाई जाती है जो यूजुअली 500 माइल से लेकर 400 माइल्स तक मुश्तमिल हो सकती है। और यहाँ पर एक तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आइंस पाई जाती हैं, इसको आइनोस्फीयर कहा जाता है। और इस यहाँ पर अगर ये जिस तरह इन्होंने जो नेचुरली अकरिंग वेव्स पाई जाती हैं वहाँ पर इन्होंने ये इस आइनोस्फेयर के अंदर हाई इंटेंसिटी की जो वेव्स हैं ये इंडक्ट की जाती हैं। और इससे इन्होंने जो पहले मकसद था इनका 1990 से लेके 1914 तक 2014 तक के जो फौजी ऑपरेशंस थे, बेसिकली नेवल भी और एयरफोर्स के ऑपरेशंस में इससे हेल्प ली जाती थी। और जो गोल्स हैं यानी अहदाफ हैं उनको आइडेंटिफाई करना और सब मरीन्स जो पानी के अंदर हैं उन तक सिग्नल स्विफ्टली और शार्पली कन्वे करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता रहा। फिर ये हुआ कि एयरफोर्स ने इसकी सरपरस्ती रोक दी और जो वार की यूजेज थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी थी ये स्टिल पनपती रही और उसके बाद ये मुख्तलिफ रिसर्च मकासद में अभी भी यूज़ होती रही है। तो इस तरह से मैं आपको बताती हूँ कि हार्प टेक्नोलॉजी या ये जो टेक्नोलॉजी है इसके हवाले से कहा यह जाता है कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वेदर कॉमिटीज़ को यानी अर्थक्वेक्स को, उसके अलावा जो अभी जिस तरह ज़लज़ले हैं, हमारे सैलाब आए हैं, इस किस्म की चीज़ों को और इवेंट्स को ये जो टेक्नोलॉजी है ये कंट्रोल कर सकती है। जैसे आर्टिफिशियल रेन की बात की जाती है कि वो भी इसके अंडर आती है। हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें इतनी चेंज नहीं हैं। जैसे सऊदी अरब में वो जो नियॉम सिटी बन रहा है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट एक नया सिटी होगा जो इसराइल बनाकर दे रहा है, और वहाँ से हमारी जो कड़ियाँ हैं सारी कि जो दजाल आएगा, दजाल शायद एक सिस्टम प्रेजेंट करेगा जिसमें वो मुर्दों को ज़िंदा करेगा, लोग उनसे बातें कर सकेंगे, और ये सारी चीज़ें हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जो वर्चुअल टेक्नोलॉजी है, उसके बाद अब ये जो मीट कल्चर है, कल्चर मीट है जो कि लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स के तवसत से गोश्त की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई हुई है कि जिसके लिए ज़िंदा जानवर की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आर्टिफिशियल रेन है जिसमें सिल्वर आयोडाइड्स को स्प्रे किया जाता है, क्लाउड सीडिंग की जाती है जिससे आर्टिफिशियल रेन प्रोड्यूस की जा सकती है। इस तरह बहुत सी हम नई बातें सुन रहे हैं जो अकल जिनको सुन के दंग रह जाती है, और हमें ये यकीन होने लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सारी पेशगोइयाँ हम सुनते आ रहे हैं ये एंड ऑफ द वर्ल्ड ये सही साबित होंगी। लेकिन साथ साथ हमने इस चीज़ के ऊपर भी नज़र रखनी है कि कहाँ पर कोई चीज़ सिर्फ एक अफवाह है और उनके ऊपर हम कान ना धरें, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह मियाँ के पास है और वही इन तमाम सिस्टम्स को और इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। और अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है, इन सब चीज़ों से बहुत बड़ी है। अच्छा, जो हार्प टेक्नोलॉजी के ऊपर माजी करीब में एक तरह से ब्लेम्स लगते रहे हैं उनमें हेटी का ज़ल्ज़ला भी शामिल है। 2010 में ये हुआ था, 9 मैग्नीट्यूड का ज़ल्ज़ला था और तकरीबन 20 लाख से ज़ायद अफराद मारे गए थे। फिर उसके बाद जापान में जो सुनामी आया था 2011 वाला, बहुत ही जाइगेंटिक सुनामी था, इसमें भी 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया गया। 18,000 से ज़ायद लोग लापता या फोत हो गए। चिली में जी जो डिज़ास्टर आया था 2010 में, इसमें भी 500 से ज़ायद लोग मारे गए। अपनी अपनी आबादी के हिसाब से है ना, डेथ रेट्स हैं, 8.8 मैग्नीट्यूड का था। फिलीपींस में लैंडस्लाइडिंग हुई 2006 में, बहुत से लोग मारे गए, 1,100 लोग मारा गया उसमें।
फिर उसके बाद जो पाकिस्तान में इस साल में 2022 में जो सैलाब आया है और किस कदर तबाहकुन सैलाब था, उसके बारे में भी ईरान के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये बताया कि जो पाकिस्तान का ये सैलाब है ये नेचुरल नहीं था, बल्कि जो एक तरह से क्लाउड सीडिंग है वो की गई है। और जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो ये था कि ईरान भी इसकी जद में आए लेकिन वो बच निकले हैं, और इस तरह से उस पर भी ये चीज़ आती है। टर्की ने भी इसी तरह से खदशात का तब भी इजहार किया था और ये कहा था कि दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंड्यूस की गई हैं जिसकी वजह से इस नौयत के सैलाब आए हैं। उसके बाद जो था हुगो चावेज हैं, उन्होंने ये कहा कि दरअसल टेक्टोनिक वेपन्स इस्तेमाल किए गए हैं और उस तरह से ये कामिटीज़ इंड्यूस की गई हैं। तो इस तरह ये कोई एक कंट्री या एक शख्स नहीं है जो इस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहा है, बल्कि मल्टीपल जगहों से, मुख्तलिफ जगहों से ये आवाज़ें सुनने में आ रही हैं, जहाँ से हमें एकदम से ये महसूस होता है कि इनमें कोई ना कोई हकीकत तो होगी कि इतने बड़े लेवल के डिज़ास्टर किस तरह से हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब हम इनसे कंट्ररी इंफॉर्मेशन और साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ना हार्प टेक्नोलॉजी की, ये अलास्का में इनका हेड ऑफिस है और उनकी फेयर बैंक्स के नाम से जगह है जहाँ पर इनका हेड ऑफिस पाया जाता है और उनकी वेबसाइट भी अवेलेबल है। वहाँ पर हम चेक करें तो वो ये दावा करते हैं और इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी आर्टिकल्स भी लिखे हैं, अपने ब्लेम्स को इन्होंने एड्रेस भी किया। हम उनकी बात भी सुनते हैं। वो ये कहते हैं कि जो वेदर कंट्रोल रीजन्स हैं ना वो हैं ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। तो बेसिकली जो आइनोस्फियर है जो जिसके ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स के ऊपर ये लोग काम करते हैं, और इसमें अरोरा जो है बेसिकली दो मैग्नेटिक फील्ड्स है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ एक तरह से कोलैबोरेट करके ये आइनोस्फीयर के अंदर ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स की। वो ये कहते हैं कि जो वेदर जो है ये कंट्रोल जब किया जाता है ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर से, तो वहीं से समझ आती है कि ये जो टेक्नोलॉजी है इट कैन नॉट कंट्रोल वेदर कंडीशंस, ये कोई भी वेदर कॉमिटीज़ इंड्यूस नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि इवन जो सोलर आते हैं स्टॉर्म्स आते हैं, आइनोस्फेरिक स्टॉर्म्स है, सोलर आइनोस्फेरिक स्टॉर्म्स जो तूफ़ान आते हैं खला में उस रीजन के अंदर, वो भी वेदर ज़मीन के वेदर को अफेक्ट नहीं करते हैं और वहीं तक रहते हैं और नीचे तक नहीं आते हैं। अच्छा, हम ये तो उनकी बात होगी कि वो ये बात नहीं मानते हैं कि आइनोस्फेरिक जो एक तरह से रीजन है वो कोई पार्टिसिपेट करता है वेदर कॉमिटीज़ पे, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ये सोचते हैं कि क्या अभी तक जो टेक्नोलॉजीज़ दुनिया में इस्तेमाल हो रही हैं, क्या उनमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसकी मदद से ज़लज़ले जैसी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस की गई हों। तो हमें ये समझ आई है कि एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम फ्रैकिंग कहते हैं, जिसकी मदद से ऑयल और गैस निकाली जाती है। इसमें जब इसको हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग की जाती है तो इसमें भी सम टाइम वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो कि अर्थक्वेक की तरह से रिजेंबल करती हैं, लेकिन हाई इंटेंसिटी नहीं होती हैं। उसके अलावा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की सूरत में ऐसा हो सकता है कि जो ज़मीन की सरफेस है वो लरज़ उठे। उसके अलावा जो टेस्ला है उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने एक ऐसी मशीन ईजाद की थी कि जो उसने बिल्डिंग के नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पास की और जो लोग थे इमारत से निकल आए ये समझ करके ज़लज़ला आया है। तो शायद अगर ये ऐसी डार्क टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं तो ये दुनिया की नज़रों से हिडन है और इनको सामने नहीं लाया गया। जो ऑन सरफेस ये टेक्नोलॉजीज़ हैं इनके अंदर अलबत्ता जो टेक्निकल या साइंटिफिक ग्राउंड्स के ऊपर एविडेंस कलेक्शन के वाइज हम जब चेक कर रहे हैं तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती। यहाँ तक कि जो टेक्नोलॉजी है ये आइनोस्फेरिक जो हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव अरोरा टेक्नोलॉजी जो है जिसके ऊपर हार्प टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, ये सिर्फ अमेरिका के पास नहीं है बल्कि नॉर्वे के पास, वेनेजुएला के पास और इसके अलावा कुछ और दीगर कंट्रीज़ हैं उनके पास भी ये टेक्नोलॉजी मौजूद है और इनके हेड ऑफिस मौजूद है। किर्गिज़स्तान में भी शायद ये मौजूद है। तो इस तरह ये सिंगल अमेरिका के पास नहीं है। हम अल्लाह मियाँ से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह अपनी इन आफतों से जो दुनिया के ऊपर ये नाज़िल होती हैं और इंसान को एक सबक सिखाने के लिए आती हैं कि ये जो दुनिया है ये कितनी एक तरह से टिप ऑफ फिनोमेना ये खड़ी है और थोड़ा सा रद्दो बदल जो अल्लाह मियाँ ने ये बैलेंस बनाया हुआ है ज़मीन, आसमान, चाँद, सितारे, सूरज का, इनमें जो बैलेंस है कुदरती तौर पर सारी ये मैग्नेटिक फील्ड्स के ऊपर जो काम कर रहा है, ये हल्की सी गर्दिश अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो पूरा हमारा सोलर सिस्टम हिल जाता है और हमारी अर्थ कुछ की कुछ हो जाएगी। यहाँ से हमें अब कुरानी आयात और अल्लाह मियाँ के अहकाम सब के सब याद आ जाते हैं। अल्लाह मियाँ सब मुसलमानों पर और तमाम अहले ज़मीन पर रहम करे और कोशिश ये करें कि ऐसी अफवाहों पर कान मत धरें जो पैनिक पैदा करती हों, ना ही इनको फैलाने की कोशिश करें। पॉजिटिव रहें, रिलैक्स रहें। जो आफत आने वाली है, जो आफत हम पर नाजिल होने वाली है, तमाम आफतें
और तमाम मेहरबानियाँ और नेमतें सब चीज़ें अल्लाह मियाँ की तरफ से हैं। और अपनी दुआओं में अपने इस्तग़फ़ार में हम मशगूल रहने वाले लोग हैं। और ये जो रिसर्चेज़ आई हुई हैं, इनसे फ़ायदा उठाने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए और सीखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने के काबिल हो सकें। हम आखिर में मैं आप सब से भी इल्तमास करूँगी, हम सब मिलकर तुर्की में जो लोग शहीद हुए हैं और ज़लज़ला ज़दगान और पसमंदगान हैं, उन सब के लिए दिल से दुआ करते हैं। मिलते हैं अगली क्लिप में। अल्लाह हाफ़िज़।